प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस 100 ऑब्जेक्टिव से आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 100 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये 100 ऑब्जेक्टिव आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने है। सभी बच्चे अगर आपको याद है तो चैट सेक्शन में लगाते भी चलना आंसर। देखिए, पहला नंबर सवाल जो कह रहा है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इसलिए बता दो। उसने कहा था जो कहानी है उसके कहानीकार कौन है, तो वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, फटाफट से कर लेते हैं, सारे बच्चे आंसर लगाते चलिएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बताओ जी, बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो क्या है, तो वो एक प्रकार का ललित निबंध है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। अंत का विलोम क्या होगा, बता दो अंत का विलोम क्या होता है। तो बहुत ही आसान है, आदि का विलोम अंत होता है, तो अंत का विलोम आदि हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए, क्या अल्पायु शब्द का विलोम क्या होगा। अल्पायु का विलोम यानी कि उल्टा शब्द आपसे पूछा गया है, तो अल्पायु का विलोम दीर्घायु होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 का बी राइट आंसर है। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए, क्या करा है, इनमें कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। अब बता जो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो गुलेरी जी की नहीं है। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था कहानी जो है ये 1915 में प्रकाशित हुआ था। बुद्धू का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ था और सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था। तो समझ लो ये तीनों है, लेकिन ये हारे को हरिनाम जो रचना ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, ये रहा। बता दो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बहुत ही आसान है, संपूर्ण क्रांति जो भाषण है जिसके वक्ता का नाम है जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन सी लगा लो। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। बता दो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो आपको भी पता होगा कि ये कब हुआ था, बता दो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से बच्चा पार्टी बता दो, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। 1952 में हुआ था, सभी बच्चे को पता होना चाहिए। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, ज्ञानेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मतलब ज्ञान का ईश्वर ज्ञानेश्वर होता, तो बता दो कौन सा होगा, ज्ञान का ईश्वर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बच्चों याद रखिएगा आप लोग। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, ब्रह्मापुत्र में कौन सा लिंग है। ब्रह्मापुत्र मतलब ब्रह्मा का पुत्र, कौन सा पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था। अब बता दो कहां हुआ था, ये पूछा गया है, तो ये हमारे बिहार के कवि हैं, यानी कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए, दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का जो नाम था वो श्यामवती देवी था, ऑप्शन ए सही जवाब है। और भी याद रखिएगा, पिताजी का नाम पूछे तो रवि सिंह लगाइएगा और माताजी का नाम पूछे तो मनरूप देवी लगा दीजिएगा। अर्धनारीश्वर जो पाठ है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा है, दिनकर जी की पहली कविता, दिनकर जी कितनी वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रकाशित हुई थी। बता दो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक जो वो कितनी वर्ष की अवस्था में प्रकाशित हुई थी। 12 का करेक्ट आंसर बता दो, ये 21 वर्ष की अवस्था में, राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, क्या कर रहा है, इंद्रसभा नामक नाटक के नाटककार कौन है। इंद्रसभा जो नाटक है उसके नाटककार का नाम है अज्ञे जी। पूरा नाम पूछे तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माताजी का नाम था व्यंती देवी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बच्चा पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे बच्चे एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने, अज्ञे का मूल निवास कहाँ है। मूल निवास आपसे पूछा गया है, तो बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। 14 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो फटाफट से, तो वो हमारा करेक्ट आंसर है करतारपुर पंजाब। अगर पूछे कि जन्म स्थान कहाँ है तब लगाइएगा कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, इसको भी आप लोग ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बता दो 15 नंबर सवाल का जवाब, कौवा का पर्यायवाची क्या होगा। कौवा का पर्यायवाची बता दो जी, काक भी होता है, प्रतिजीवा भी होता है और वायस भी होता है, तो उपरोक्त तीनों हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, आम
आम शब्द में कौन सा लिंग है? आम में लिंग पूछा गया आप लोगों से। 16 का सही जवाब क्या लगाओगे? तो वो हमारा पुल्लिंग है, आम में पुल्लिंग है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, उपवन में कौन सा उपसर्ग? उपवन, उपवन में कौन सा होगा? तो उपसर्ग पहले लगता है, उप हमारा उपसर्ग हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए आपके सामने रहा, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण बता दो आप लोग। आत्मा का विशेषण आत्मीय होता है, आत्मा का विशेषण कौन सा? तो आत्मीय हो जाएगा। 18 का बी सही जवाब है। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बता दो फटाफट से आप लोग। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? 19 का सही जवाब बता दो आप लोग। तो ये है हमारा 1943 में, और दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, नौजवान भारत सभा का गठन किसने किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि भगत सिंह ने कहा है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, भगत सिंह ने किया था नौजवान भारत सभा का गठन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है, बम का दर्शन किसकी रचना है? बम का दर्शन रचना ये भी भगत सिंह की रचना है। बम का दर्शन भगत सिंह की रचना है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए, डॉन ब्रिन की आत्मकथा किसकी पुस्तक है? डॉन ब्रिन की आत्मकथा जो पुस्तक है वो किसकी है? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल की रचना है। ओके जी, करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग। ओके जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 23 नंबर सवाल देखिए, हास्यास्पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा गया, हास्य जोड़ आस्पद बराबर हास्यास्पद होता है, तो प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है, तो आस्पद करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, आदर का विलोम क्या होगा? आदर का विलोम अनादर होता है बच्चा पार्टी, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए, सूरदास का निधन किस गांव में हुआ था? सूरदास का जो निधन हुआ था वो पारसोली ग्राम में हुआ था। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी मतलब नंबर का बोध हो रहा है, पंचवटी 5 गो हो रहा है, तो मतलब ये द्विगु समास हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर सवाल, हवा का पर्यायवाची क्या होगा? हवा का पर्यायवाची बता दो, तो पवन सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हवा का पर्यायवाची मतलब समान अर्थ पूछा गया है, इसलिए पवन करेक्ट आंसर है। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, मेरी बांसुरी किसकी कृति है? मेरी बांसुरी जो रचना है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इसलिए कह लो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? बता दो, जगदीश चंद्र माथुर किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? तो वो हुए थे बिहार के। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। हमारे सामने ये रहा, बोलते क्षण किस साहित्य की विधा की कृति है? बोलते क्षण जो रचना है ये किसकी रचना? पहले तो ये बता दो आप लोग। 30 का करेक्ट आंसर पहले ये बताओ कि बोलते क्षण जो रचना है ये किसकी रचना है? तो आपको पता होगा ये है जगदीश चंद्र माथुर की, और ये एक प्रकार का निबंध है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल को देखिए आपके सामने ये रहा। 31 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सी रचना माथुर जी की नहीं है? अब बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना जो जगदीश चंद्र माथुर की नहीं है? तो वो है रेशमिताई, जो कि इनकी रचना नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना। क्या? डींग हाँकना भाई, एकदम फेंकना, बराबर फेंकना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? डींग हाँकने का मतलब क्या होता है जानते हो? अगर आप नहीं पढ़ाई करते हो, अगर मित्र सबको बोलोगे मैं तो 10 घंटा पढ़ता हूं भाई, तुम लोग काहे नहीं पढ़ते हो और यहाँ पढ़ाई कुछ नहीं करते हो, तो ऐसे मत करना भाई। ऐसे में क्या होगा कि अगर आपका कम नंबर आया तो वो सब हंसेंगे। इसलिए अगर अपना जो भी काम है वो गुप्त रखो। अगर आपका कोई भी सपना हो उसको भी गुप्त रखो। अगर आप करके दिखाते हो तो आपका बहुत बड़ा नाम होगा। कि अगर आप दोस्तों को बोलोगे कि अभी मैं भाई कुछ नहीं पढ़ता हूं, बस ऐसे ही एग्जाम निकालने के लिए पढ़ रहा हूं, तो आपका दोस्त सोचेगा भले ही वो नहीं ही पढ़ रहा है, और एक बार जो अगर आप एग्जाम निकाल लिए तो उसको लगेगा कि भाई ये कैसे हो गया, तो आपको भी उसको भी मजा आएगा और आपको भी। इसलिए किसी को अपना गुप्त जो आपका ड्रीम है, सपना है, उसको किसी को मत बताना। देखो अत्यंत में कौन सा उपसर्ग? अति जोड़ अंत बराबर अत्यंत होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, उसका जन्म होता 23 जून 1844 ईस्वी को। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए, सिपाही की मायकांकी के एकांकीकार कौन है? तो वो हैं मोहन राकेश। सिपाही की मायकांकी के एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश, याद रखिएगा। चलिए 36 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो वो है कुंती। बिस्नी के पड़ोसन कौन है? तो कुंती है, याद रखिएगा आप लोग। और बिस्नी का जो 2 संतान था कौन कौन? मानक और मुन्नी। चलिए इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी रचना? आषाढ़ का एक दिन जो रचना ये मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो डी होगा, बिल्कुल राइट आंसर, जो कि एक प्रकार का नाटक है। चलिए
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखा है? किसने लिखा है? तो नामवर सिंह ने लिखा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। मोहन राकेश के पिताजी का क्या नाम था? तो करमचंद गुगलानी। मोहन राकेश के पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी। राइट आंसर ए होगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। अनुसरण में कौन सा उपसर्ग? अनुसरण पहले उपसर्ग लगता है, अनु और शरण मतलब अनु हमारा उपसर्ग होगा, कौन सा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 41 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। पानी शब्द का विशेषण क्या होगा? पानी का विशेषण बता दो आप लोग। पानी का विशेषण पेय हो जाएगा ना। राइट आंसर, जो किसी भी चीजों की विशेषता को बतलाते, जैसे पानी है तो उसको हम लोग पीते हैं, मतलब पेय है। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा, बता दो सार्थक का विलोम क्या होगा? सार्थक का विलोम हमारा निरर्थक होता है। निरर्थक करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? अवश्य होने वाला के लिए एक शब्द है अवश्यम भावी। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अवश्यम भावी। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 44 नंबर सवाल देखते हैं क्या करें। नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार, लो जी मैंने बताया था ना कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यह 1971 में दिया गया था। किस रचना के लिए? तो इसको भी याद रखिएगा, कविता के नए प्रतिमान के लिए। हमारे साथ गुनगुना लो, कविता के नए प्रतिमान के लिए याद कर लो अपने दिमाग में। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। बकलम खुद किसकी रचना? बकलम खुद जो रचना ये किसकी रचना है बताना है आपको। 45 का करेक्ट आंसर फटाफट से बता दो कौन सा होगा सही जवाब। ये नामवर सिंह की रचना, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? लो जी वो भी आ गया जो हमने बताया। कविता के नए प्रतिमान के लेखक का नाम है नामवर सिंह, जिस पर नामवर सिंह को 1971 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। ये मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था 30 जून 1950 को। सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था? ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान कब दिया गया था बता दो। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 48 का सही जवाब क्या होगा? जयश्री सम्मान पूछा गया है तो बता दो 48 का सही जवाब क्या होगा? तो यह दिया गया था 1996 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और परिवेश सम्मान 1995 में दिया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं हमारे सामने, ये रहा। अब और नहीं पाठ की कौन सी विधा है? अब और नहीं जो रचना है ये क्या है? कहानी है, उपन्यास है, कविता है या फिर निबंध है? 49 का सही जवाब फटाफट से बता दो। ये एक प्रकार का कविता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए, मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना कहां हुई थी बता दो। ये कहां हुआ था ये पूछा गया आप लोगों से, बता दो। और ये किसने किया था? तो ये किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। और ये कहां हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं, मलयज का जन्म कब हुआ था? मलयज का जन्म हुआ था कब? 1935 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके चलिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो रचना है वो मलयज जी की रचना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर सवाल है, सुरक्षा कहां हो सकती है? सुरक्षा जो है वो कहां हो सकती है? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में या फिर चुनौतियों को झेलने में? तो अब ऐसी बात है, चुनौतियों को झेलने में यानी कि मुसीबतों का सामना करने में हम लोगों का सुरक्षा हो सकता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हो, आपको लगेगा कि बोर्ड एग्जाम बहुत भारी है, छोड़ देते हैं। अगर इसको छोड़ दिए, इसका पीछा छोड़ दिए तो ये आपका पीछा करने लगेगा। इसीलिए भाई आप जो है बोर्ड एग्जाम का पीछा करो, जहां तक जाए। भाई पूछो कहां से प्रश्न पूछोगे, हम भी इधर कम नहीं है। जितना पढ़ना पड़ेगा पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम को क्लियर करके रहेंगे। और इतना अच्छे से क्लियर करेंगे कि माता पिता को गर्व होगा, लोगों को जलन होने वाले को पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। देखो रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? तो यह द्वंद्वात्मक होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 54 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, मलयज की कविता संग्रह कौन सा? मलयज का जो कविता संग्रह वो कौन सा है बता दो। आप लोग फटाफट से बता दो कौन सा होगा इसका सही जवाब। 54 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में, तो वो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा बता दो। 54 का सही जवाब सभी बच्चे पहले, वह हमारा जख्म पर धूल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। कविता संग्रह पूछा गया, वैसे तो ये भी मलयज की ही रचना है, लेकिन कविता संग्रह पूछा इसलिए जख्म पर धूल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? अभी मैंने बताया डायरी है एक प्रकार का, मलयज जी की रचना है, बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए 56 नंबर सवाल देखिए, अपलक में कौन सा उपसर्ग? अपलक में उपसर्ग बता दो। अ और पलक, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर सवाल, संकल्प में कौन सा उपसर्ग? सम जोड़ कल्प बराबर संकल्प होता है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सम जोड़ कल्प बराबर संकल्प होता है, उपसर्ग पूछा गया है। बच्चा पार्टी व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीट किए जाते हैं, इसलिए सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से ध्यान से देखो। आदर का विशेषण क्या होगा? आदर का
विशेषण आदरणीय हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 59 नंबर सवाल को देखिए, अर्थ का विशेषण क्या होगा? अर्थ का विशेषण पूछा गया तो आर्थिक होगा करेक्ट आंसर। कौन सा? तो सी में दिया गया आर्थिक, तो लगा सकते हो आप लोग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। उदय प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? बता दो आप लोग, उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तिरीच जो कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, अब बता दो उदय प्रकाश का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो आपको भी पता होगा, ये हुआ था सीतापुर अनूपपुर, कहाँ? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल को देखते हैं। उदय प्रकाश की कहानी का संग्रह कौन सा है? उदय प्रकाश का जो कहानी संग्रह है वो कौन सा है, ये पूछा गया। 61 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो, ये हमारा सुनो कारीगर जो कि कहानी संग्रह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर सवाल है, तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तिरीच शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं? तो 55 साल के। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर सवाल है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, यानी कि ये जय कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा कि शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार, शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति है। जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब स्वतंत्रता हो, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, किसी के दबाव में ना हो। चलिए 64 नंबर सवाल देखिए क्या करें। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा जो पाठ है उसके रचयिता का नाम है जय कृष्ण मूर्ति, जो कि अभी मैंने बताया, जस्ट बताया कि शिक्षा पाठ के लेखक है जय कृष्ण मूर्ति। और आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि शिक्षा पाठ क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर सवाल देखिए, जय कृष्ण मूर्ति के पिताजी का क्या नाम था? जय कृष्ण मूर्ति के पिताजी का नाम था नारायणा जिद्दू। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। करबक कहां से लिया गया? करबक जो पाठ है वो कहां से लिया गया? करबक पाठ जो है ये कहां से लिया गया? तो पद्मावत से लिया गया, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? अब बता दो निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जायसी की नहीं है? पद्मावत तो है, अखरावट भी है और आखिरी कलाम भी है, लेकिन ये मिर्गावती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि जायसी जी की रचना नहीं है। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं। चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा जो रचना है ये किस कवि की रचना है? तो ये है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने एक आंख की उपमा किससे? तो दर्पण से की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर सवाल है, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? पुस्तक में संज्ञा बता दो कौन सा होगा? तो पुस्तक कई प्रकार के होते हैं, इसलिए कह सकते हो कि ये जाति का बोध करा रहा है, यानी कि जातिवाचक हो जाएगा। चलिए 70 नंबर सवाल को देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं है पूछा गया है, यानी कि वो भाववाचक नहीं है। तो सुंदरता हम लोग भाव के द्वारा, देखो वो सुंदर है, मतलब भाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, हमें उसमें सुंदरता दिखाई दे रहा है इसलिए हम सुंदरता बोलते हैं। शत्रुता मतलब शत्रु कोई दिखाई दे रहा है, क्या आदमी दिखाई दे रहा है, उसका अंदर में जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी भाववाचक है। अच्छाई भी भाववाचक है, लेकिन ये ताजमहल जो है ये कहीं पे स्थित है, इसलिए कह सकते हो कि ताजमहल हमारा व्यक्तिवाचक होगा, ना कि जाति भाववाचक, इसलिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए, भीड़ शब्द में कौन सी संज्ञा? भीड़ है, अब बता दो आप लोग ही, भीड़ एक आदमी से लगता है क्या? भीड़ तो समूहवाचक हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 72 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, सागर शब्द में कौन सा लिंग है? सागर शब्द का लिंग निर्णय कर लो आप लोग, कौन सा होगा? सागर में कौन सा लिंग है? 72 का सही जवाब सभी बच्चे बता दो कौन सा होगा इसका सही जवाब, तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। राइट आंसर ए होगा। चलिए 73 नंबर सवाल को देखते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? तो वो है हमारे सूरदास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं सूरदास। राम भक्ति पूछे तो वो है हमारे तुलसीदास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर सवाल है, सूरदास की कौन सी रचना है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सूरदास की रचना? तो सूर सागर होगा। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। करबक जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना और छप्पा है नाभादास की रचना, लेकिन सूरदास पूछा गया, सूर सागर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? बता दो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 1627 में। क्या हुआ था? निधन पूछा गया, निधन हुआ था 1627 में, और 1543 में इसका जन्म हुआ था। इसको भी आप लोग याद रख लो, 1543 में जन्म हुआ था और निधन हुआ था 1627 में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 76 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, तुलसीदास के मित्र कौन थे? तुलसीदास के मित्र का नाम पूछा गया आप लोगों से, बता दो। आप लोग के भी बहुत मित्र हैं, लेकिन तुलसीदास के मित्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो बता दो 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं बता दूं, महाराजा मानसिंह भी थे, नाभादास भी थे और दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती भी थे, इनमें से सभी लगा लो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 77 नंबर सवाल देखिए बच्चा पार्टी, फटाफट से आप लोग आंसर को लगाते चलो और क्लास को लाइक कर दो बच्चों, इतना कंजूसी नहीं चलेगा, एक बार क्लास को सभी बच्चे लाइक कर देना। देखो निम्न में से तुलसीदास की कौन सी रचना है? तुलसीदास की कौन सी रचना है? तो बता दो दोहावली है कि नहीं? दोहावली है कि नहीं? ऑप्शन नंबर डी लगा लो। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना, मसलानामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना और शिवा बावनी भूषण की रचना
रचना है, तो कौन सी रचना है? तुलसीदास की रचना है, तो दोहावली। कवितावली आए, ये भी तुलसीदास की रचना है। चलिए, भक्त चरित्रों की माला कौन सी है? तो भक्तमाला, जो कि नाभादास की रचना। भक्तमाला ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। चलिए 79 नंबर सवाल को देखिए, नाभादास जी किस धारा के संत थे? बता दो। नाभादास जो है वो वैष्णव दर्शन के संत है। कौन सा होगा? वैष्णव दर्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 80 नंबर सवाल देखिए क्या करा है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? बता दो। 80 का करेक्ट आंसर सभी बच्चे बता दो। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? बता दो। तो एक मतीराम भी थे और ये भी थे, ये भाई थे। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? मतीराम और चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के भाई थे। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है आपके सामने, ये रहा। भूषण ने छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है? बता दो। आपसे पूछा गया भूषण ने छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का बखान किया है? यह क्या 10 छंदों में? छंद पूछे 10, ऑप्शन नंबर सी लगा लो, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल है, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर, बता दो। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? बहुत ही आसान है, चंद्रमा है जिसके शिखर पर। बता दो 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह हमारा कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि यह हमारे महादेव का ये हो रहा है। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, पुस्तक शब्द में कौन सा लिंग है? पुस्तक जो है हमारा वो कौन सा लिंग होगा, ये पूछा गया है। पुस्तक शब्द कौन सा लिंग है? तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए स्त्रीलिंग है। पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 84 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, शिवरत्न साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? शिवरत्न साहू जो थे वो जयशंकर प्रसाद के कौन थे? बता दो सभी बच्चे। 84 का करेक्ट आंसर फटाफट से चैट सेक्शन में आप लोग लगाते चलो। ये पितामह थे, जिसको आप लोग अपने भाषा में दादाजी बोलते हो कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 85 नंबर सवाल है, कंकाल क्या है? ये भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, इसलिए याद रखिएगा आप लोग की कंकाल जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 86 नंबर सवाल देखिए, ठाकुर लक्ष्मण सिंह क्या थे? ठाकुर लक्ष्मण सिंह जो थे वो प्रसिद्ध पत्रकार भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कांग्रेसी नेता भी थे। उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति की रचना, अधिनायक रघुवीर साय की रचना और प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल की रचना। करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए 88 नंबर सवाल देखिए, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जो जन्म हुआ था 1900 कब हुआ था? बता दो आप लोग। 1911 लगाओगे या फिर 1913, क्या होगा? 88 का करेक्ट आंसर बता दो आप लोग फटाफट से। ये हुआ था 13 जनवरी 1911 को। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? तो 1978 ईस्वी में। सभी बच्चे को पता होगा। ऑप्शन सी में किया था, ऑप्शन सी में नहीं किया था, तो 1978 में किया था बच्चा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 90 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, मुक्तिबोध का जन्म स्थान कौन सा है? मुक्तिबोध का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, ये पूछा गया आप लोगों से। मुक्तिबोध पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, जिसका जन्म स्थान है ग्वालियर मध्य प्रदेश। राइट आंसर ए होगा। चलिए 91 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो वो हमारा उषा, जो कि शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 92 नंबर सवाल को देखते हैं, मुक्तिबोध के माताजी का क्या नाम था? मुक्तिबोध के अगर माताजी का नाम पूछे तो क्या लगाओगे? पार्वती बाई लगा देना, पार्वती देवी नहीं बाई लगाना, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए 93 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, राजा का पर्यायवाची क्या होगा? राजा का पर्यायवाची नरेश भी होता है, कौन सा होगा? नरेंद्र भी होता है, महिपाल भी होता है, तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर सवाल है, शुष्क का विलोम क्या होगा? आर्द्र हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 95 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? आत्महत्या के विरुद्ध जो रचना है ये रघुवीर साय की रचना है, इसको भी याद रखिएगा। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर साय की रचना है और यह एक प्रकार का कविता है रघुवीर साय का। चलिए अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। 96 नंबर सवाल देखिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? ये आपके क्वेश्चन बैंक में भी क्वेश्चन है। प्यारे नन्हे बेटे को जो रचना है ये विनोद कुमार शुक्ल की रचना है और इसमें कवि लोहा जो प्रतीक है वो कर्म का प्रतीक है। सी जवाब, सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 97 नंबर सवाल को देखिए, हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना? हार जीत गद्य कविता है जो कि अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा। चलिए 98 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? लो जी, इतना आसान सा सवाल पूछ दिया गया तो अशोक वाजपेयी आप लगा के निकल लो ना, हमारे पास टाइम भी नहीं है क्योंकि रिवीजन भी करना है, पढ़ाई भी करना। चलिए 99 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म होता पथरगामा गोड्डा झारखंड में। कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, पथरगामा गोड्डा झारखंड। चलिए 100 नंबर सवाल देखिए आपके सामने ये उपस्थित रहा, बता दो इसका सही जवाब क्या होगा।
जयप्रकाश नारायण की रचना निम्नलिखित में कौन सी है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जयप्रकाश नारायण की रचना है? संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वो एक प्रकार का भाषण है जिसके वक्ता का नाम है जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा। ये शिक्षा जो पाठ है ये जे कृष्णमूर्ति की रचना है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की रचना है बच्चों। तो बता दो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और आज के क्लास को सभी बच्चे जरूर लाइक करके जाना। ओके जी, और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बिल्कुल फ्री क्लास दिए जाते हैं, तो जुड़ने में देरी किस बात की है बच्चा पार्टी। जुड़ जाओ हमारे साथ और अच्छे से तैयारी करो आपके बोर्ड एग्जाम की। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।